नमस्कार। आप सभी अध्येताओं का इस चैनल पर बहुत स्वागत है, जिसका नाम है ज्ञान कल्पतरु। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करें। पिछली कक्षा में हमने विकारी शब्द के चौथे और अंतिम भेद के बारे में बात की थी, जिसका नाम है क्रिया। तो यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। क्रिया से संबंधित 3 बिंदु होते हैं। पहला है वृत्ति, इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं, आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। दूसरा बिंदु है काल और तीसरा बिंदु है वाच्य। तो आज की कक्षा का हमारा मुख्य विषय है काल। काल किसे कहते हैं, काल के कितने भेद होते हैं, सभी बिंदुओं के बारे में सविस्तार बातचीत करेंगे। तो आइए पाठ में बढ़ते हैं। सबसे पहले जानेंगे काल शब्द का क्या अर्थ होता है। काल शब्द का अर्थ है समय, अर्थात काल शब्द का शाब्दिक अर्थ है समय। आइए परिभाषा जानें। लिखा है, क्रिया के जिस रूप से कार्य व्यापार के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। अर्थात वाक्य में जो भी क्रिया होती है, उस क्रिया के माध्यम से जो भी कार्य होता है, वह कार्य किस समय पर हुआ, वह कार्य अपूर्ण है अथवा पूर्ण हो गया है, उस कार्य के होने में संदेह है अथवा होने की संभावना है, यह सारी जानकारी हमें काल से मिलती है। इसलिए लिखा है कि क्रिया के काल से कार्य व्यापार की पूर्णता, अपूर्णता, संदेह, संभावना आदि का बोध होता है। अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य व्यापार की पूर्णता का पता चलता है, मतलब कार्य पूर्ण हो चुका है, इसका ज्ञान होता है, या कार्य व्यापार की अपूर्णता का पता चलता है, मतलब कार्य अभी अपूर्ण है, पूरा नहीं हुआ है, इसका ज्ञान होता है, या कार्य व्यापार में संदेह व्यक्त होता है कि कार्य होने में संदेह है, इसका ज्ञान होता है, या कार्य व्यापार की संभावना का पता चलता है, मतलब कार्य होने की संभावना है। ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें क्रिया के जिस रूप से पता चलती हैं, उसे हम काल कहते हैं। आइए काल के उदाहरण देखें। पहला उदाहरण है, भावेश कविता वाचन कर रहा है। तो यहाँ पर जो क्रिया है वह है कर रहा है। यहाँ पर कार्य के निरंतर चलते रहने की सूचना मिल रही है। तो भावेश जो व्यक्ति है वह कविता वाचन कर रहा है, अर्थात कार्य भी यहाँ पर पूर्ण नहीं हुआ है, यहाँ पर कार्य चल रहा है। इसी प्रकार अगला उदाहरण है, मैंने कल प्रेमचंद रचित कहानी पढ़ी। यहाँ पर कार्य पूर्ण हो चुका है और जो कार्य पूर्ण होने की सूचना जो शब्द दे रहा है वह है पढ़ी। तो यहाँ पर जो पढ़ी शब्द है यह काल का उदाहरण है। इसी प्रकार अगला वाक्य है, देवेश को अगले माह खेल पुरस्कार मिलेगा। यहाँ पर कार्य आने वाले समय में पूरा होगा, तो जो मिलेगा शब्द यहाँ पर यह काल का उदाहरण है। इसी प्रकार यह इमारत पिछले 2 साल से बन रही है। यहाँ पर कार्य बहुत पहले आरंभ हुआ था और अभी भी उसके निरंतर चलने की सूचना मिल रही है, तो 2 साल से बन रही है, यह यहाँ पर काल का वाचक हो जाता है। इसी प्रकार अगला वाक्य है, शायद आज वर्षा होगी। तो यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही है और जो शब्द है क्रिया है वह है होगी, तो इस शब्द से यहाँ पर वर्षा होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो ये सारे काल के उदाहरण हैं। अब हम काल के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। काल के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्यत काल। आइए इनके बारे में सविस्तार जानकारी प्राप्त करें। सबसे पहले जानेंगे वर्तमान काल किसे कहते हैं। जिस काल का आरंभ हो चुका हो किंतु समाप्ति नहीं हुई हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो जिस काल का आरंभ हो चुका हो, शुरू हो चुका हो, किंतु अभी समाप्ति नहीं हुई हो, खत्म नहीं हुआ हो, उसे वर्तमान काल कहेंगे। वर्तमान काल में कार्य व्यापार में निरंतरता रहती है, अर्थात जो भी क्रिया होती है, जो भी कार्य होता है वह निरंतर चलते रहता है। तो वर्तमान काल में जो भी कार्य व्यापार होता है उसमें सातत्य पाया जाता है, अर्थात कार्य जारी रहता है। जैसे सूर्योदय हो रहा है, तो यहाँ पर जो सूर्योदय होने की क्रिया है वह अभी भी जारी है, चल रही है, तो इसमें निरंतरता मिलती है। तो इसलिए सूर्योदय हो रहा है, यह वर्तमान काल का वाक्य है, उदाहरण है। अगला वाक्य है, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी कार्य निरंतर चल रहा है, कार्य जारी है, पढ़ने की क्रिया चल रही है, इसलिए यह वाक्य वर्तमान काल का उदाहरण है। अब हम जानेंगे वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। तो मुख्य रूप से वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा भेद है अपूर्ण वर्तमान, जिसको तात्कालिक वर्तमान भी कहते हैं, और तीसरा भेद है संदिग्ध वर्तमान काल। आइए वर्तमान काल के इन भेदों के बारे में सविस्तार बातचीत करें। वर्तमान काल का सबसे पहला भेद है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं? तो क्रिया का वह रूप जिससे उसका मौजूदा समय में होना पाया जाए
और क्रिया के सामान्य होने का पता चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया के मौजूदा समय में होना पाया जाए और क्रिया का सामान्य रूप से पता चले उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। आगे लिखते हैं, सामान्य वर्तमान काल से स्वभाव, आदत, दिनचर्या, सामान्य जीवन क्रम या घटनाक्रम का बोध होता है। तो वर्तमान काल के जो भी उदाहरण होते हैं उनमें किसी का स्वभाव, आदत, दिनचर्या, सामान्य जीवन क्रम या घटनाक्रम का बोध होता है। आइए सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण देखें। पहला उदाहरण है तेज पढ़ता है। दूसरा उदाहरण है यह लिखता है। तीसरा उदाहरण है सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। इसी प्रकार अगला उदाहरण है बच्चे गीत गाते हैं। अगला उदाहरण है बालिका भाषण देती है। अगला उदाहरण है वह हर दिन प्रातः भ्रमण करता है। अंतिम उदाहरण है जून माह में विद्यालय बंद रहता है। ये सारे उदाहरण सामान्य वर्तमान काल के हैं क्योंकि इन सभी वाक्यों में कार्य व्यापार के मौजूदा समय में होने का बोध होता है। साथ ही वाक्य की क्रिया सामान्य रूप से चल रही है, इसलिए ये सभी उदाहरण सामान्य वर्तमान काल के हैं। यदि हमें सामान्य वर्तमान काल की परिभाषा नहीं आती है और हमें किसी वाक्य में पहचानना है कि यह वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है या नहीं है, इसमें जो क्रिया है वह सामान्य वर्तमान काल की है या नहीं है, तो इसके लिए पहचान होगी सामान्य वर्तमान काल की क्रिया अथवा धातु के अंत में ता, ती, ते के साथ है, हैं, हूँ आता है। जैसे तेज पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ता क्रिया है और पढ़ इसमें धातु है, तो यहाँ पर धातु के बाद ता जोड़ दिया गया है और क्रिया बनी है पढ़ता और इसके पश्चात सहायक क्रिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पढ़ता में ता और बाद में सहायक क्रिया है, तो इसकी पहचान है ता है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। इसमें भी जो क्रिया है वह है निकलता और इसमें जो धातु होगी वह है निकल। इसमें ता जोड़ दिया गया है और बाद में सहायक क्रिया है, तो इसलिए यहाँ पर इसकी पहचान है ता है। तीसरा उदाहरण है बच्चे गीत गाते हैं। इसमें जो क्रिया है वह है गाते हैं और क्रिया के अंत में आप देखेंगे ते, इसके पश्चात हैं सहायक क्रिया है। यहाँ पर भी ते हैं, इसलिए यह सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है। अंतिम वाक्य है मैं गांव में रहता हूँ। यहाँ पर रहता क्रिया है और रह धातु है, रह के बाद ता जोड़ दिया गया है, तो क्रिया बनेगी रहता और इसके पश्चात सहायक क्रिया है हूँ, तो इसकी पहचान है ता हूँ। तो एक बार फिर से देखेंगे सामान्य वर्तमान काल की क्रिया के अंत में ता, ती, ते के साथ है, हैं, हूँ आता है। जहाँ पर भी ये आएंगे आप समझ जाइएगा कि सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है, उदाहरण है। अब हम बात करेंगे वर्तमान काल का दूसरा भेद जो है अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान काल किसे कहते हैं, तो आइए जानेंगे। अपूर्ण वर्तमान काल अथवा तात्कालिक वर्तमान काल में कार्य व्यापार की अपूर्णता का बोध होता है, अर्थात कार्य में निरंतरता पाई जाती है। तो अपूर्ण वर्तमान काल में, जिसे तात्कालिक वर्तमान काल भी कहा जाता है, इसमें कार्य की अपूर्णता का बोध होता है, अर्थात कार्य पूर्ण नहीं होता है, कार्य पूरा नहीं होता है, कार्य जारी रहता है। और स्पष्ट करने के लिए देखिए लिखा है क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य अभी भी जारी है उसे अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। तो जहाँ पर कार्य पूर्ण नहीं होता है, कार्य में अपूर्णता होती है, कार्य जारी रहता है, वहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान काल होता है। आइए अपूर्ण वर्तमान काल अथवा तात्कालिक वर्तमान काल के उदाहरण देखें। पहला उदाहरण है सूर्यास्त हो रहा है। यहाँ पर कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, अभी भी क्रिया जारी है, क्रिया में निरंतरता है, इसलिए यह वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल अथवा तात्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है। इसी प्रकार अगला वाक्य है यह अभी तक खा रहा है। इसमें जो क्रिया है खा रहा है, यह पूर्ण नहीं है, पूर्ण नहीं हुई है, अपूर्ण है, क्योंकि खाने की क्रिया अभी भी चल रही है, इसलिए यह वाक्य भी अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। अगला वाक्य है वह पढ़ रही है। इसमें भी, इस वाक्य में भी पढ़ने की क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, पढ़ने की जो क्रिया है अभी भी चल रही है। अगला वाक्य है मैं अभी आ रहा हूँ। इसमें भी आने की जो क्रिया है वह पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए यह वाक्य तात्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है। अगला वाक्य है मुझे सुनाई दे रहा है। इसमें भी सुनने की जो क्रिया है वह अपूर्ण है, पूर्ण नहीं हुई है, यह वाक्य भी अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। अंतिम वाक्य है सभी लोग घूम रहे हैं। यहाँ पर जो घूमने की क्रिया है वह समाप्त नहीं हुई है, पूर्ण नहीं हुई है, अपूर्ण है, इसलिए यह उदाहरण भी तात्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है। अब यदि हमें नहीं पता कि अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल किसे कहते हैं और हमें पहचानना हो तो क्या करेंगे, आइए देखें।
अपूर्ण अथवा तात्कालिक वर्तमान काल की क्रिया या धातु के अंत में रहा, रही, रहे के साथ है, हैं, हूँ, हो आता है। तो यदि हमें पहचानना हो कि अपूर्ण वर्तमान काल अथवा तात्कालिक वर्तमान काल कहाँ पर होता है, कौन सी क्रिया होती है, तो हम जानेंगे कि जिस क्रिया के अंत में, जिस धातु के अंत में रहा, रही, रहे के साथ है, हैं, हूँ, हो आता है, वहाँ पर अपूर्ण अथवा तात्कालिक वर्तमान काल की क्रिया होती है। जैसे पहला वाक्य है, वह दौड़ रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे अंत में रहा है आ रहा है, तो यह पहचान है। इसी प्रकार से जो दूसरा वाक्य है, भूमिका नृत्य कर रही है, तो यहाँ पर भी रही के बाद जो सहायक क्रिया है वह आई है, तो रही है, इसकी पहचान है। अगला वाक्य है, बच्चे गीत गा रहे हैं, यहाँ पर भी रही के बाद हैं आया है, तो यह वाक्य भी अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। अंतिम वाक्य है, मैं घर जा रहा हूँ, यहाँ पर भी रहा के बाद हूँ आया है, तो यह वाक्य भी अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। इसे एक बार फिर से देखेंगे। यदि अपूर्ण और तात्कालिक वर्तमान काल की पहचान करनी हो तो हमें यह देखना पड़ेगा कि काल की क्रिया या धातु के अंत में क्या आना चाहिए। रहा, रही, रहे के साथ है, हैं, हूँ, हो आना चाहिए, तो वह वाक्य अपूर्ण अथवा तात्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अब हम जानेंगे वर्तमान काल के तीसरे भेद के बारे में, जिसका नाम है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल किसे कहते हैं, तो आइए जानें। जिस वर्तमान काल की क्रिया से कार्य व्यापार होने में संदेह प्रकट हो, अर्थात कार्य के पूर्ण होने में संशय का बोध हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। तो जहाँ पर भी वर्तमान काल की क्रिया से कार्य होने में संदेह प्रकट हो, संशय की स्थिति उत्पन्न हो, कार्य पूर्ण होने में संदेह हो, संशय हो, कार्य होना सुनिश्चित ना कहा जाए, वहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल होता है। आइए उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। पहला उदाहरण है, गांव में वर्षा होती होगी, तो यहाँ पर गांव में वर्षा होने में संदेह व्यक्त किया जा रहा है, संशय का बोध यहाँ पर हो रहा है, इसलिए यह वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है, वह मुख्यालय से घर जा रहा होगा, यहाँ पर जो क्रिया है जा रहा होगा, इससे कार्य होने में संदेह व्यक्त हो रहा है, संशय की स्थिति उत्पन्न हो रही है, कार्य होना निश्चित नहीं कहा जा सकता, इसलिए यह वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। आइए अब जानें कि संदिग्ध वर्तमान काल की क्या पहचान होती है। यदि हमें नहीं पता कि संदिग्ध वर्तमान काल किसे कहते हैं और हमें पहचानना है तो क्या करेंगे। देखिए, संदिग्ध वर्तमान काल की क्रिया अथवा धातु के अंत में ता, ती, ते, रहा, रही, रहे के साथ होगा, होगी, होंगी, होंगे, होगे आता है। तो जहाँ पर भी संदिग्ध वर्तमान काल होगा, वहाँ पर वाक्य की क्रिया में ता, ती, ते, रहा, रही, रहे के साथ होगा, होगी, होंगी, होंगे, होगे आता है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। पहला उदाहरण है, माता का पत्र आता होगा। इस वाक्य में क्रिया है आता होगा। यहाँ पर आप देखेंगे ता के बाद होगा शब्द आया है, तो यह पहचान है संदिग्ध वर्तमान काल की, इसलिए यह उदाहरण संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है, भूमिका किताब पढ़ रही होगी। इस वाक्य में क्रिया है पढ़ रही होगी और रही के बाद होगी शब्द आया है, तो यह पहचान संदिग्ध वर्तमान काल की है। इसी प्रकार अगला उदाहरण है, बच्चे खेल कूद कर रहे होंगे। इस वाक्य में क्रिया है कर रहे होंगे, तो इस वाक्य में रहे के बाद होंगे शब्द आया है, तो यह पहचान है संदिग्ध वर्तमान काल की। अंतिम उदाहरण है, वह बाजार जाती होगी। इस वाक्य में जो क्रिया है वह है जाती होगी, तो जाति क्रिया में जा धातु है, उसके बाद ती का प्रयोग हुआ है और उसके पश्चात सहायक क्रिया है होगी, तो यह उदाहरण है संदिग्ध वर्तमान काल का। तो आपने जाना कि संदिग्ध वर्तमान काल को पहचानने के लिए हमें क्या करना होगा। तो वाक्य की क्रिया के अंत में देखना होगा कि ता, ती, ते, रहा, रही, रहे के साथ यदि होगा, होगी, होंगी, होंगे, होगे शब्द आते हैं, तो वह उदाहरण संदिग्ध वर्तमान काल के उदाहरण हैं। अब हम बात करेंगे काल के दूसरे भेद के बारे में, जिसका नाम है भूतकाल। सबसे पहले जानेंगे भूतकाल किसे कहते हैं। जो काल बीत चुका हो उसे भूतकाल कहते हैं, अर्थात जो समय बीत चुका हो उसे भूतकाल कहते हैं। आगे देखिए, भूतकाल में कार्य व्यापार के बीते समय में होने का बोध होता है, अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते समय में होने का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है, भूतकाल कहा जाता है। जैसे पहला उदाहरण है, वह आया था। यहाँ पर जो आने की क्रिया है वह हो चुकी है, बीते समय में पूर्ण हो चुकी है, इसलिए यह जो उदाहरण है वह है भूतकाल का उदाहरण। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है, बस अभी अभी गई। तो बस जाने की जो क्रिया है वह
भूतकाल में हो चुकी है, बीते समय में हो चुकी है, इसलिए यह उदाहरण भी भूतकाल का उदाहरण है। अब हम जानेंगे भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला भेद है सामान्य भूतकाल, दूसरा भेद है आसन्न भूतकाल, तीसरा भेद है पूर्ण भूतकाल, चौथा भेद है अपूर्ण भूतकाल, पांचवा भेद है संदिग्ध भूतकाल, छठा भेद है हेतु हेतुमद भूतकाल। इस प्रकार से भूतकाल के 6 भेद होते हैं। आइए इन सभी भेदों के बारे में सविस्तार बातचीत करें। तो सबसे पहले जानेंगे सामान्य भूतकाल के बारे में। सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं? भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते समय में सामान्य रूप से घटित होने का बोध हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। तो जहाँ पर भी कार्य के बीते समय में अर्थात भूतकाल में सामान्य ढंग से घटित होने का पता चले, सामान्य रूप से होने का बोध हो, वहाँ पर सामान्य भूतकाल होता है। सामान्य भूतकाल में कार्य व्यापार के निश्चित समय का पता नहीं चलता है। तो सामान्य भूतकाल में जो भी क्रिया होगी उसके निश्चित समय का ज्ञान नहीं होता है। आइए उदाहरण देखें। उदाहरण है बच्चों ने कविता याद की। तो यहाँ पर जो याद करने की क्रिया है उसके निश्चित समय का बोध नहीं हो रहा है, और यहाँ पर जो क्रिया हुई है वह बीते समय में हुई है, सामान्य ढंग से हुई है, इसलिए यह उदाहरण सामान्य भूतकाल का है। अब अगर हमें सामान्य भूतकाल के वाक्यों की पहचान करनी हो, सामान्य भूतकाल के उदाहरणों की पहचान करनी हो, तो कैसे करेंगे? आइए जानें। सामान्य भूतकाल की क्रिया के अंत में आ, ई, ए, चुका, चुकी, चुके अथवा या, ये आता है। तो जो भी उदाहरण सामान्य भूतकाल के होंगे, जो भी वाक्य सामान्य भूतकाल के होंगे, उनके अंत में अर्थात वाक्य की क्रिया के अंत में आ, ई, ए या चुका, चुकी, चुके या, ये आता है। आइए उदाहरण देखें। पहला उदाहरण है भारतीय हॉकी टीम को स्वर्ण पदक मिला। तो यहाँ पर जो क्रिया है मिला, इसमें अंत में आ है, अर्थात ल में आ है। तो यह उदाहरण सामान्य भूतकाल का हो जाता है। इसी प्रकार अगला उदाहरण है आसमान में बादल छा गए। तो यहाँ पर जो क्रिया है वह है छा गए, और ग के बाद ए का प्रयोग हुआ है, तो यह उदाहरण भी सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। इसी प्रकार अगला उदाहरण है मैं तो खेल चुका। तो यहाँ पर अंत में चुका आया है, इसलिए यह उदाहरण सामान्य भूतकाल का है। अंतिम उदाहरण है बाघ ने हिरण पर हमला कर दिया। इस वाक्य में जो क्रिया है वह है कर दिया। इसमें भी जो अंतिम शब्द है दिया, इसमें अंत में या आया है, तो यह पहचान सामान्य भूतकाल के वाक्यों की है। एक बार पुनः देखेंगे। जो भी वाक्य, जो भी उदाहरण सामान्य भूतकाल के होंगे, उनके अंत में अर्थात वाक्य की क्रिया के अंत में आ, ई, ए आएगा, या फिर चुका, चुकी, चुके आएगा, या फिर या, ये आएगा। तो ये सारे उदाहरण सामान्य भूतकाल के होंगे। अब हम बात करेंगे भूतकाल के दूसरे भेद के बारे में, जिसका नाम है आसन्न भूतकाल। आसन्न का अर्थ होता है निकट। आसन्न शब्द का अर्थ होता है निकट। आसन्न भूतकाल किसे कहते हैं? आइए जानें। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते समय में घटित होने की तत्काल सूचना मिले, अर्थात कार्य व्यापार के पूर्ण होने की सूचना तुरंत मिले, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। तो जहाँ पर भी कार्य के बीते समय में शीघ्र यानी तुरंत पूर्ण होने की सूचना मिले, वहाँ पर आसन्न भूतकाल होता है। आइए उदाहरण देखें। उदाहरण है मैं पहुंच चुका हूं। तो यहाँ पर जो पहुंचने की क्रिया है यह तुरंत हुई है, थोड़ी देर पहले हुई है और अभी भी समाप्त हुई है, तो यहाँ पर आसन्न भूतकाल है। अब यदि आसन्न भूतकाल के वाक्यों की पहचान करनी हो तो कैसे करेंगे? आइए देखें। आसन्न भूतकाल की क्रिया के अंत में आ, ई, ए या चुका, चुकी, चुके अथवा या, ये के बाद है, हैं, हो, हूँ आता है। तो जो भी वाक्य, जो भी उदाहरण आसन्न भूतकाल के होंगे, उनके अंत में आ, ई, ए या चुका, चुकी, चुके अथवा या, ये के बाद है, हैं, हो, हूँ आता है। वे सारे उदाहरण आसन्न भूतकाल के होते हैं। जैसे पहला वाक्य है मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है। इसमें जो क्रिया है वह है कर लिया है। लिया में या के बाद है आया है, तो यह पहचान आसन्न भूतकाल की पहचान है। अगला वाक्य है बारिश बंद हो चुकी है। इस वाक्य में चुकी है शब्द आया है, जो कि आसन्न भूतकाल के वाक्यों की पहचान है। तीसरा वाक्य है बस चली गई है। इस वाक्य में गई है क्रिया है, इसमें ई के बाद है आया है, तो यह भी आसन्न भूतकाल की पहचान है। अंतिम वाक्य है आज बहन आई है। आई है क्रिया है, यहाँ पर भी ई के बाद है आया है, तो यह वाक्य भी आसन्न भूतकाल का उदाहरण है। तो इस प्रकार आपने जाना
जिन वाक्यों के अंत में, वाक्य की क्रिया के अंत में आ, ई, ए या चुका, चुकी, चुके या ई, ये के साथ है, हैं, हो, हूँ आता है, वहाँ पर आसन भूतकाल होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला भेद है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? भूतकाल क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य को घटित हुए बहुत समय हो गया है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो जहाँ पर भी कार्य के बीते समय में घटित होने का पता चले और वह कार्य बहुत समय पहले पूर्ण हो गया हो, वहाँ पर पूर्ण भूतकाल होता है। आइए उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है, वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। तो यहाँ पर रामायण की रचना बहुत पहले हो चुकी है, यह क्रिया पूर्ण हो चुकी है, तो यहाँ पर पूर्ण भूतकाल है। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो यह जो सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत को, यह बहुत समय पूर्व कहा जाता था, यह क्रिया भी पूर्ण हो चुकी है, तो यहाँ पर भी पूर्ण भूतकाल है। आइए अब बात करते हैं पूर्ण भूतकाल की पहचान के बारे में। यदि हमें नहीं पता कि पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं और हमें पहचानना है तो क्या करेंगे, आइए देखें। पूर्ण भूतकाल की क्रिया के अंत में आ, ई, ए या चुका, चुकी, चुके अथवा या, ये के बाद था, थी, थे आता है। तो जहाँ पर भी वाक्य की क्रिया के अंत में आ, ई, ए या चुका, चुकी, चुके अथवा या, ये के बाद था, थी, थे आता है, वहाँ पर पूर्ण भूतकाल होता है। आइए उदाहरण देखें। पहला उदाहरण है, मैं बाजार से आ चुका था। तो यहाँ पर देखेंगे आ चुका था क्रिया है, चुका के बाद था आया है, इसलिए यह वाक्य पूर्ण भूतकाल का वाक्य है। दूसरा वाक्य है, बारिश बंद हो गई थी। इस वाक्य में जो क्रिया है वह है हो गई थी। इसमें गई में ई है और ई के बाद थी आया है, जो कि पूर्ण भूतकाल की पहचान है, इसलिए यह वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। अगला वाक्य है, दादाजी ने बच्चों को पढ़ाया था। यहाँ पर जो क्रिया है वह है पढ़ाया था, तो या के बाद था आया है, यह जो पहचान है वह पूर्ण भूतकाल की पहचान है, इसलिए यह वाक्य भी पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। अंतिम वाक्य है, देव विद्यालय गया था। इस वाक्य में जो क्रिया है वह है गया था और ग के बाद या है, या के बाद था है, तो यह पहचान भी पूर्ण भूतकाल की पहचान है, इसलिए ये सभी वाक्य पूर्ण भूतकाल के उदाहरण कहे जाएंगे। भूतकाल का अगला भेद है अपूर्ण भूतकाल। किसे कहते हैं अपूर्ण भूतकाल, तो जानेंगे। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य व्यापार बीते समय में आरंभ हुआ जो अभी भी जारी है, अर्थात पूर्ण नहीं हुआ है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो जहाँ पर भी कार्य बीते समय में आरंभ हो चुका हो और जो पूर्ण नहीं हुआ हो, अभी भी चल रहा हो, वहाँ पर अपूर्ण भूतकाल होता है। आइए उदाहरण देखें। पहला उदाहरण है, भरत तैर रहा था। तो यहाँ पर जो तैरने की क्रिया है वह बीते समय में आरंभ हो चुकी है, लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुए, कार्य अभी भी जारी है, तो यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल है। दूसरा वाक्य है, वैज्ञानिक सूर्य मिशन की सज्जा करते थे। तो यहाँ पर भी जो कार्य है वह बीते समय में आरंभ हो चुका है, लेकिन अभी भी जारी है, पूर्ण नहीं हुआ है, तो यह वाक्य भी अपूर्ण भूतकाल का वाक्य कहा जाएगा। अब जानते हैं अपूर्ण भूतकाल की पहचान कैसे करेंगे। तो देखिए, अपूर्ण भूतकाल की क्रिया अथवा धातु के अंत में ता, ती, ते या रहा, रही, रहे के साथ था, थी, थे आता है। तो जो भी वाक्य, जो भी उदाहरण अपूर्ण भूतकाल के होंगे, उन वाक्यों की क्रिया के अंत में ता, ती, ते या रहा, रही, रहे के साथ था, थी, थे आता है। जैसे पहला वाक्य है, माता का पत्र आता था। तो यहाँ पर जो वाक्य की क्रिया है वह है आता था, आ के बाद ता है और ता के बाद था है, यह पहचान अपूर्ण भूतकाल की पहचान है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य है, भूमिका किताब पढ़ रही थी। यहाँ पर जो क्रिया है वह है पढ़ रही थी, यहाँ पर रही के बाद थी आया है, तो यह जो पहचान है वह अपूर्ण भूतकाल की पहचान है। इसी प्रकार तीसरा वाक्य है, बच्चे खेल कूद कर रहे थे। यहाँ पर भी जो क्रिया है वह है कर रहे थे और रहे के बाद थे आया है, तो यह पहचान अपूर्ण भूतकाल की पहचान है, इसलिए यह वाक्य अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। अंतिम वाक्य है, वह बाजार जाती थी। यहाँ पर जो क्रिया है वह है जाती थी, जाति में जा धातु है, बाद में ती जोड़ा गया है और उसके बाद में थी है, तो यह पहचान अपूर्ण भूतकाल की पहचान है। इन सारे ही वाक्यों में कार्य आरंभ हो चुका है लेकिन पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए ये सभी उदाहरण अपूर्ण भूतकाल के उदाहरण कहे जाएंगे। अब हम बात करेंगे संदिग्ध भूतकाल की। संदिग्ध भूतकाल किसे कहते हैं? जिस भूतकाल की क्रिया से बीते समय में कार्य व्यापार होने में
संदेह प्रकट हो अर्थात कार्य के पूर्ण होने में संदेह का बोध हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। तो जहाँ पर भी बीते समय में अर्थात भूतकाल में कार्य होने में संदेह प्रकट हो अर्थात संशय की स्थिति उत्पन्न हो, कार्य पूर्ण हुआ या नहीं हुआ इस बारे में निश्चितता ना हो, वहाँ पर संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे पहला उदाहरण है, गांव में वर्षा हुई होगी। तो यहाँ पर गांव में वर्षा होने की घटना के बारे में संदेह व्यक्त हो रहा है, संशय की स्थिति उत्पन्न हो रही है, इसलिए यह उदाहरण संदिग्ध भूतकाल का है। दूसरा उदाहरण है, वह मुख्यालय से घर जा चुका होगा। इस वाक्य में भी घर जाने की जो क्रिया है उसका पूर्ण होना या पूर्ण नहीं होना इस बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है, इसलिए यह वाक्य भी संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। आइए बात करेंगे कि संदिग्ध भूतकाल के वाक्यों की पहचान कैसे करेंगे। तो आइए देखिए, संदिग्ध भूतकाल की क्रिया के अंत में आ, ई, ए या चुका, चुकी, चुके या ये के बाद होगा, होगी, होंगे, हूँगा, हूँगी आता है। तो जो भी वाक्य, जो भी उदाहरण संदिग्ध भूतकाल के होंगे उनके अंत में अर्थात वाक्य की क्रिया के अंत में आ, ई, ए आएगा या फिर चुका, चुकी, चुके या फिर ये के बाद होगा, होगी, होंगे, हूँगा, हूँगी आदि आएगा। जैसे पहला उदाहरण है, मैं बाजार से आ चुका हूँगा। तो इस वाक्य में आ चुका हूँगा ये क्रिया है और इसमें चुका हूँगा शब्द आया है, इसलिए यह पहचान संदिग्ध भूतकाल की है, यह उदाहरण भी संदिग्ध भूतकाल का है। दूसरा वाक्य है, बारिश बंद हो गई होगी। यहाँ पर गई होगी में ई के बाद होगी आया है, जो कि संदिग्ध भूतकाल के वाक्यों की पहचान है। इसी प्रकार अगला वाक्य है, दादाजी ने बच्चों को पढ़ाया होगा। तो यहाँ पर जो क्रिया है वह है पढ़ाया होगा। तो पढ़ाया में जो या है इसके पश्चात होगा शब्द आया है, यह पहचान है संदिग्ध भूतकाल के वाक्यों की। इसी प्रकार अगला वाक्य है, देवी ने खाना खाया होगा। इस वाक्य में क्रिया है खाया होगा, खा के बाद या आया है और इसके पश्चात होगा शब्द आया है, यह पहचान है किसकी? संदिग्ध भूतकाल के वाक्यों की। तो इन सभी वाक्यों में कार्य की पूर्णता के विषय में संशय उत्पन्न हो रहा है, संदेह व्यक्त हो रहा है, इसलिए यह सभी वाक्य संदिग्ध भूतकाल के उदाहरण हैं। आइए बात करेंगे भूतकाल के अंतिम भेद के बारे में, जिसका नाम है हेतु हेतुमत भूतकाल। किसे कहते हैं, आइए जानें। जब भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है अर्थात बीते समय में एक क्रिया का संपन्न होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, तब हेतु हेतुमत भूतकाल होता है। तो जहाँ पर भी बीते समय में अर्थात भूतकाल में एक क्रिया का संपन्न होना, पूर्ण होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, वहाँ पर हेतु हेतुमत भूतकाल होता है। जैसे पहला उदाहरण है, यदि आप आते तो बाजार घूमने चलते। तो यहाँ पर जो बाजार घूमने की जो क्रिया है यह किस पर निर्भर है? यदि आप आते तो पहले वाक्य में जो क्रियाएं हैं आते और घूमने चलते, यह बीते समय की क्रियाएं हैं अर्थात भूतकाल की क्रियाएं हैं, और इसमें एक क्रिया का संपन्न होना, पूर्ण होना दूसरी क्रिया पर निर्भर है, इसलिए यह वाक्य हेतु हेतुमत भूतकाल का उदाहरण है। अगला वाक्य है, यदि मीनू चाय पीती तो मैं भी पीती। यहाँ पर जो वक्त्री है जो कह रही कि मैं भी चाय पीती, इसमें जो क्रिया है पीती, इसका निर्भर पहले वाली क्रिया अर्थात मीनू के चाय पीने पर निर्भर है, तो यहाँ पर भी हेतु हेतुमत भूतकाल है। तो यह दोनों क्रियाएं भूतकाल की हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसलिए यह वाक्य हेतु हेतुमत भूतकाल का उदाहरण है। अब हम बात करेंगे काल के तीसरे भेद अर्थात भविष्यत काल के बारे में। भविष्यत काल किसे कहते हैं? जो काल अथवा समय आने वाला हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। तो जो समय आने वाला हो उसे भविष्यत काल कहेंगे। भविष्यत काल में कार्य व्यापार के आने वाले समय में घटित होने का बोध होता है। तो जो भी कार्य होता है, जो भी क्रिया होती है, उसका आने वाले समय में पूर्ण होने का अर्थात घटित होने का बोध होता है। जैसे पहला उदाहरण है, वह आएगा। तो यहाँ पर जो वह सर्वनाम है और उसके आने की जो क्रिया है वह आने वाले समय में पूर्ण होगी, तो इसलिए यह उदाहरण भविष्यत काल का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है, मैं शाम को पढ़ूंगा। यहाँ पर वक्ता पढ़ने की जो क्रिया करेगा वह आने वाले समय में करेगा, इसलिए यह उदाहरण भी भविष्यत काल का उदाहरण है। आइए बात करेंगे भविष्यत काल के भेद के बारे में। भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं? तो भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है सामान्य भविष्यत काल, दूसरा भेद है संभाव्य भविष्यत काल और तीसरा भेद है हेतु हेतुमत भविष्यत काल। आइए इन सभी भेदों के बारे में सविस्तार बातचीत करें। सबसे पहला भेद है सामान्य भविष्यत काल। किसे कहते हैं? तो जानिए। भविष्यत काल की क्रिया के जिस रूप से
कार्य के आने वाले समय में सामान्य रूप से घटित होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। तो जहाँ पर भी क्रिया के आने वाले समय में घटित होने का बोध हो, सामान्य रूप से घटित होने का बोध हो, उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। सामान्य भविष्यकाल में कार्य व्यापार के निश्चित समय का पता नहीं चलता है। तो जो भी वाक्य, जो भी उदाहरण सामान्य भविष्यकाल के होंगे, उनमें कार्य के निश्चित समय का बोध नहीं होता है। जैसे उदाहरण है, विद्यालय में वार्षिकोत्सव होगा। तो विद्यालय में वार्षिकोत्सव होने की जो क्रिया है वह आने वाले समय में होगी, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि कब होगी। तो विद्यालय में वार्षिकोत्सव कब होगा इस बारे में जानकारी नहीं है। तो यह जो वाक्य है वह सामान्य भविष्यकाल का उदाहरण है। अब हम बात करेंगे सामान्य भविष्यकाल की पहचान कैसे करेंगे। तो आइए जानें। सामान्य भविष्यकाल की क्रिया के अंत में गा, गी, गे आता है। तो जो भी उदाहरण, जो भी वाक्य सामान्य भविष्यकाल के होंगे, उनके अंत में गा, गी, गे आता है। जैसे मैं भोजन कम करूँगा, तो यहाँ पर जो करूँगा शब्द है इसमें अंत में गा आया है। इसी प्रकार से आप कब आओगे, यहाँ पर भी जो आओगे शब्द उसमें गे आया है। महिमा कहानी सुनाएगी, इस वाक्य में सुनाएगी शब्द में अंत में गी आया है। इसी प्रकार से हम घूमने जाएंगे, इस वाक्य में जो क्रिया है जाएंगे उसमें गे आया है। ये चारों ही उदाहरण सामान्य भविष्यकाल के उदाहरण हैं, क्योंकि इन चारों ही वाक्यों में आने वाले समय में अर्थात भविष्यकाल में कार्य के सामान्य घटित होने की सूचना मिल रही है। अब हम बात करेंगे भविष्यकाल के अगले भेद के बारे में, जिसका नाम है संभाव्य भविष्यकाल। किसे कहते हैं, तो आइए जानें। भविष्यकाल की क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य व्यापार के होने की संभावना व्यक्त हो उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। तो जहाँ पर भी भविष्यकाल में अर्थात आने वाले समय में कार्य व्यापार के होने की संभावना व्यक्त हो, अर्थात अनुमान के आधार पर कार्य व्यापार के होने की संभावना व्यक्त हो, उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, संभव है वह पढ़े। तो इस वाक्य में जो क्रिया है वह है पढ़े, जो कि आने वाले समय में संभव हो सकती है, इसलिए यह उदाहरण संभाव्य भविष्यकाल का उदाहरण है। दूसरा वाक्य है, शायद वह बोले। इस वाक्य में वह शब्द जो है वह सर्वनाम है, तो वह आने वाले समय में अर्थात भविष्यकाल में बोलने की क्रिया कर सकता है। तो यहाँ पर संभावना जताई जा रही है, अनुमान के आधार पर कहा जा रहा है कि अमुक व्यक्ति आने वाले समय में बोलेगा। यह उदाहरण भी संभाव्य भविष्यकाल का उदाहरण है। तीसरा उदाहरण है, हो सकता है पिताजी आएँ। तो इस वाक्य में भी अनुमान के आधार पर पिताजी के आने वाले समय में आने की बात कही गई है, अर्थात संभावना व्यक्त की गई है कि आने वाले समय में पिताजी आएँ। तो यह वाक्य भी संभाव्य भविष्यकाल का उदाहरण है। अब हम बात करेंगे भविष्यकाल के अंतिम भेद के बारे में, जिसका नाम है हेतु हेतुमद भविष्यकाल। किसे कहते हैं, तो आइए देखें। जब भविष्यकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, अर्थात आने वाले समय में एक क्रिया का संपन्न होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, तब हेतु हेतुमद भविष्यकाल होता है। तो जब भी आने वाले समय में अर्थात भविष्यकाल में एक क्रिया का होना, एक क्रिया का संपन्न होना, पूर्ण होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, वहाँ पर हेतु हेतुमद भविष्यकाल होता है। जैसे तो पहला उदाहरण है, यदि आप आओगे तो बाजार घूमने चलेंगे। इस वाक्य में आओगे और घूमने चलेंगे भविष्यकाल की क्रियाएं हैं। इस वाक्य में घूमने चलेंगे क्रिया निर्भर है आओगे क्रिया पर, अर्थात अमुक व्यक्ति आएगा तभी सारे लोग घूमने जाएंगे। तो यहाँ पर घूमने चलेंगे क्रिया निर्भर करती है आने की क्रिया पर, इसलिए यह वाक्य हेतु हेतुमद भविष्यकाल का उदाहरण है। अगला वाक्य है, यदि मीनू फल खाएगी तो मैं भी खाऊंगा। तो यहाँ पर जो वक्ता है जो कह रहा है मैं भी खाऊंगा, अर्थात उसके जो खाने की क्रिया है वह मीनू के खाने की क्रिया पर निर्भर है। तो इस वाक्य में भी खाएगी और खाऊंगा क्रिया भविष्यकाल की क्रियाएं हैं। तो वक्ता की क्रिया जो है खाऊंगा वह मीनू की क्रिया पर निर्भर करती है। तो यह वाक्य भी हेतु हेतुमद भविष्यकाल का उदाहरण है। तो इस प्रकार से हमारी आज की कक्षा पूर्ण हुई। आज की कक्षा में हमने काल के बारे में जाना, काल किसे कहते हैं, काल के भेदों के बारे में जाना और उनके भी उपभेदों के बारे में जाना। मुझे उम्मीद है कि आज की कक्षा आपके लिए लाभप्रद रही होगी। ऐसे ही कक्षाओं को देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।